दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्योहारी पर्व चल रहे हैं और इस फेस्टिव सीजन में जो हमें खुशियां मिलती हैं त्योहारों से तो मिलती ही हैं, और लेकिन जब बाज़ार में जो खुशियों से सराबोर होते हैं बाज़ार, और इस खुशी का मज़ा तब और बढ़ जाता है जब हमारी खुशी निवेश के ज़रिए हमें अच्छा प्रॉफिट देती है, तो खुशी का एक अलग ही मज़ा होता है। तो निवेश को लाभदायक कैसे बनाएं, और दीपावली का जो पर्व है आर्थिक रूप से काफ़ी इसमें सरगर्मियां रहती हैं बाज़ार में, और हमारे घरों में हर तरह से खुशी रहती है आर्थिक समृद्धि के लिए। लक्ष्मी पर्व का त्यौहार है, तो हम आज बात करते हैं कि दीपावली को आधार मानकर हम किस तरह से अपनी निवेश की प्लानिंग करें, किस तरह से हम अपनी रणनीति अपनाएं कि इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक हमारी ये खुशियाँ बरकरार रहें और बढ़ती जाएँ। आइए जानते हैं एक्सपर्ट से, तो दिवाली से दिवाली तक निवेश की क्या रणनीति होना चाहिए और अच्छा निवेश का रिटर्न कैसे मिलेगा। विशेषज्ञ हैं हमारे हरीश कृष्णानी जी। हरीश जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरीश कृष्णानी वित्तीय विशेषज्ञ हैं, और आप इनसे जो भी सवाल करना चाहें टेलीफोन के माध्यम से सीधे हमारे कार्यक्रम में कर सकते हैं। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 266049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है, और भोपाल के बाहर के दर्शक यहाँ का STD कोड 0755 लगाकर ये नंबर डायल करें। टोल फ्री नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए। और निवेश दिवाली से दिवाली तक खुशियों को कैसे बरकरार रखें। हरीश जी, विषय बड़ा सामयिक है, दिवाली पर्व नज़दीक है और बहुत बड़ा पर्व है हमारे देश का, और बाज़ार सज गए हैं दिवाली के लिए। बिल्कुल। क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस फेस्टिव सीज़न में बाज़ारों की रौनक को हम अपने निवेश में कैसे जोड़ पाएँ। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके बाद दिवाली सबके लिए मंगलमय हो, यही मेरी कामना रहेगी। दिवाली से दिवाली तक जो आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं निवेश के ज़रिए, देखिए निवेश वैसे भी लंबे समय के लिए होता है, पर हम चाहते हैं हमारी हर दिवाली दिवाली की तरह ही मने। तो उसके लिए अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आपका पैसा तो बनता ही है, प्रॉफिट तो बनता ही है, और आपके घर में खुशियाँ भी सरोबार के साथ आती हैं। तो दिवाली से दिवाली तक निवेश करने के लिए मेरी सबसे अच्छी सलाह है, आप म्यूचुअल फंड के रूट से, कुछ गोल्ड ETF के रूट से, ये जो रूट से आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं। लोगों को जिनके घर में बेटियाँ होती है जनरली चिंता होती है निवेश से लेकर, भाई आजकल हमारी बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी। जनरली सबसे बड़ा हमारे हिंदुस्तान में यही कंसर्न रहता है, शादी। तो शादी होगी तो मैं बेटी के लिए कैसे उसका गोल्ड खरीदूंगा या कैसे उसकी शादी करूंगा। तो उसको अगर हम लोग प्लानिंग में ले लें, तो आजकल दिवाली की बात चल रही तो सोने की बात होगी, धनतेरस भी आने ही वाला है। तो सोने में आप ETF के थ्रू, फिजिकल ना लेकर आप डिजिटली गोल्ड भी ले सकते हो ETF के थ्रू। और गोल्ड फंड भी होते हैं जिसमें आप सिर्फ सोने में ही निवेश करते हैं। उसमें आपका जो सोने का भाव होगा, जिस दिन भी आप, आज आपने खरीदा, आज का भाव समझ लीजिए 50,000 रुपये, आज आपने भाव खरीदा सोना, जब भी आप बेचेंगे उस दिन जो भी भाव होगा सोने का, उस सोने के भाव से आपको पैसा ही रिफंड मिलता है। तो आपके लिए वो दो ऑप्शन है, आप चाहें तो उस पैसे से सोना खरीदें, दूसरा ऑप्शन है आप चाहें तो उस पैसे को और किसी जगह भी उपयोग में ला सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ETF के थ्रू या गोल्ड फंड के थ्रू आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है, आपको सोना संभालना नहीं है, घर में रखने की झंझट नहीं है, आपको लॉकर में नहीं रखना है। आपका सोना कस्टोडियन के पास है, आपके पास उसके कागज़ हैं, आप जब भी बेचना चाहें आप बेच सकते हैं। उसके लिए कोई आपको सुनार के पास जाने की नहीं ज़रूरत है, कोई आपको रेट पूछने की ज़रूरत नहीं, जो रेट है सामने है, आप उसको बेच के अपना पैसा ले सकते हैं। तो हरीश ये एक अच्छा चीज़ है। हरीश जी, बिल्कुल सोने का तो खैर महत्व काफ़ी है, और पर्व पे भी शगुन भी माने जाते हैं। शेयर बाजार भी बड़ी परंपराओं पर अपनी चलता है, मुहूर्त ट्रेडिंग भी होगी अभी, बिल्कुल मुहूर्त ट्रेडिंग, है ना। और शेयर बाजार में क्या तैयारी दिवाली के लिए आप देखते हैं। देखिए शेयर बाजार में जो अभी तैयारी चल रही है, तो हिंदुस्तान जो हमारा देश है अपार संभावनाओं का देश है। और जब से आफ्टर कोविड की बात करें तो अब नई पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रहा है, China +1। आपने सब लोगों ने सुना ही होगा China +1 क्या है। China +1 का मतलब जो है, सिंपल मतलब है, जिन भी कंपनियों की फैक्ट्रीज चाइना के अंदर हैं वो चाह रहे हैं चाइना के अलावा हमारा किसी और देश में भी एक फैक्ट्री होना चाहिए।
और उसमें जो असीम संभावना वाला देश है वो हिंदुस्तान है। और भी एक दो देश हैं जो लोगों को सुविधाएं देंगे, सीधी बात है, जो कंपनी इसको सुविधाएं देंगे वो यहाँ पे कंपनी पूरी दुनिया का भरोसा हमारे देश पे हिंदुस्तान पर है, देश पर है, हमारे बाजारों पर है, निवेशकों का भी भरोसा है। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हेलो। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा उत्तर जी, भारत। नमस्कार। मैं ये चाहता हूँ पैसे हो दिवाली निवेश वाली, तो ऐसी दशा में जिनकी उम्र दराज ज्यादा हो गई है, 60 साल के ऊपर हो गई, तो उनको किस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए कि उनके भी जीवन सुरक्षा की ये जरूरत है? जी, जैसा नंद किशोर जी का क्वेश्चन था, सीनियर सिटीजन जिनकी 60 से ज़्यादा उम्र है, उनको कहाँ निवेश करना चाहिए, तो उनके लिए जनरली जो फंड रहते हैं, मैं अगर म्यूचुअल फंड की बात करूं या अगर गवर्नमेंट जो फंड होते हैं, डेट फंड होते हैं, या पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, या सीनियर सिटीजन स्कीम्स हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी चलती है, बैंक के अंदर भी चलती है, वहाँ पे अभी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हुए हैं, तो एक जरिया वहाँ है, वो फिक्स रेट पे आपका एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिससे आप मंथली भी अपना रिटर्न ले सकते हैं इनकम के रूप में। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास म्यूचुअल फंड के अंदर जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के फंड रहते हैं, उसमें काफ़ी कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और डेट मार्केट में लगाया जाता है, और कुछ हिस्सा उसमें से 20-30% हिस्सा अपना शेयर मार्केट में भी लगाया जाता है, इक्विटीज़ के अंदर। उस फंड्स के अंदर जो रिटर्न एक्सपेक्टेड होते हैं जनरली 8 से 9% के रिटर्न एक्सपेक्टेड होते हैं, और उसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ है आपका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आज आपने पैसा डाला, 3 साल, 4 साल, 2 साल, जब भी आपको पैसे की जरूरत है, आप पार्शली पैसा भी निकाल सकते हो, पूरा पैसा भी निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में या किसी भी स्कीम में, ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे एक लॉक इन पीरियड रहता है कम से कम 5 साल का। तो 5 साल तक का आपका पैसा वहाँ पे इंगेज और ब्लॉक हो जाता है। अगर बीच में आपको जरूरत है तो आप पार्शली भी विड्रॉल नहीं कर सकते, पर यहाँ पे आपके पास एक सुविधा है, आपने अगर बड़ा पैसा डाल दिया और आपको उसमें से 5%, 10% पैसा भी निकालना है किसी जरूरत के लिए, तो आप निकाल भी सकते हैं। और बात करें रिटर्न की, तो एवरेज अगर 5 साल का व्यू रख के आप लगा रहे हैं तो 8 से 9% का रिटर्न आराम से आ जाता है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो एक बहुत अच्छी एक सलाह, शायद आप भी वही देना चाहेंगे, ये है कि जब आप वर्किंग एज में हैं और उस समय आप अपने भविष्य के लिए व्यवस्था बना लें। सीधी बात यह है, उसमें आप जब कमा रहे हैं आप अपने लिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। वो एसआईपी के रूप में कर सकते हैं, मंथली आप कुछ अमाउंट उसमें एसआईपी के रूप से डालिए। आपने अगर 20 साल के लिए कर लिया, 20 साल के लिए कर लिया तो आपका भविष्य सेट है। अगर उसमें एक एग्जाम्पल भी बना हुआ है, मैं एग्जाम्पल के रूप में 10,000 रुपये महीने की अगर आप कोई एसआईपी डालते हो और उसको 20 साल तक चलाते हो, 20 साल में आपके 240 महीने होते हैं, और 10,000 रुपये के हिसाब से आपके लगभग 24 लाख रुपए जमा होते हैं। और अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो इक्विटी मार्केट का एवरेज जो 49 ईयर का रिकॉर्ड है, उसमें 16% का एवरेज रिटर्न है। तो 15% के रिटर्न से वो पैसा लगभग 10,000 रुपये के हिसाब से आपका 75 लाख रुपए बन जाता है। तो एक बहुत अच्छा अमाउंट आपका बन जाता है 75 लाख रुपए। और 75 लाख रुपए से आप बाद में उसको ऐसे फंड के अंदर स्विच कर दें, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में या कहीं पे भी, तो उसमें आप 8% के हिसाब से मंथली इनकम आराम से ले सकते हैं, जिससे आपका जीवन यहाँ पर सुदृढ़ रूप से, बहुत अच्छे रूप से चल सकता है, और उसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं रहेगा। एनपीएस भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। जी, एनपीएस बहुत अच्छा विकल्प है, गवर्नमेंट ने दिया है अभी, उसमें भी इक्विटी ऑप्शन भी है, डेट ऑप्शन भी है ही। बस एनपीएस आपको 60 साल तक पैसा भरना है, 60 साल के बाद उसमें से आप 40% पैसा निकाल सकते हैं लमसम चाहें तो, बाकी 60% के ऊपर आपको गवर्नमेंट एन्युटी मिलती है, जो भी गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड होगा वो आपको मिलेगा। अच्छा, जैसे कि ये कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए निवेश में, जी, तो ऐसा क्या आप पोर्टफोलियो सजेस्ट करेंगे दर्शकों को कि जिसमें उनकी सारी समस्याओं का समाधान एक जगह से आ जाए? देखिए, हम लोग जनरली जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको एक ही सलाह देते हैं, एज के अकॉर्डिंगली आप अपना अलोकेशन रखिए। जो यंगस्टर्स हैं वो देखिए रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि विदाउट आप कहीं भी रिस्क लिए बिना आप ऊपर मतलब बड़ा पैसा बना नहीं सकते या बड़ी तरक्की नहीं कर सकते। आपको अपने कैरियर में भी कई बार आपको रिस्क लेना पड़ता है, एक नौकरी छोड़ के आदमी दूसरी नौकरी में जाता है, तो कैरियर के साथ भी रिस्क है। तो ऐसा ही रिस्क आपको इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा लेना चाहिए, पर ये यंगस्टर्स के लिए खास करके सलाह है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपका जो इन्वेस्टमेंट हो धीरे धीरे वो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ता जाए। स्टार्टिंग आपने स्मॉल कैप से किया, जैसे फिर आप धीरे धीरे मिड कैप में आ जाएं, फिर आप चाहें तो लार्ज कैप में चले जाएं, और एक एज सेक्टर 50 साल के ऊपर है तो फिर आप बैलेंस एडवांटेज या बैलेंस स्कीम्स में चले जाएं। और एक आपका जब रिटायरमेंट आ रहा है तो आप हो सके तो उसको उसमें से मंथली इनकम लेना चालू करें, तो धीरे धीरे ये आपका असेट एलोकेशन रहेगा। जैसे हमने शुरुआत में स्टार्टिंग किया गोल्ड से,
तो आप गोल्ड ETFs के अंदर सिल्वर ETF भी अब तो आ गए हैं, गोल्ड ETF सिल्वर ETF दोनों अवेलेबल हैं, आप उनमें भी थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन पूरा हो जाएगा, उसमें आपका इक्विटी मार्केट भी हो गया, डेट मार्केट भी हो गया, आपका कमोडिटी मार्केट में मतलब गोल्ड और सिल्वर ये चीज़ कमोडिटी वाली चीज़ें भी हो गई। तो आजकल तो कुछ रीट फंड भी आ गए हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है? रीट फंड्स जो होते हैं वो प्रॉपर्टियां लेते हैं और उन प्रॉपर्टियों को किराए पे देते हैं, उस किराए से जो वो कमाते हैं वो आपको उससे रिटर्न देते हैं। तो ये चलन आज विदेशों में ज़्यादा है। उसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया वही म्यूचुअल फंड की तरह ही है। म्यूचुअल फंड से ही रीट फंड भी लेके आए हैं। हाँ। तो 2-3 फंड हाउसेज हैं जो लेके आए हैं, वो फंड के थ्रू हम रीट फंड्स में भी कर सकते हैं। बट अभी हिंदुस्तान में उसका चलन बहुत कम है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में किराए का रेशो है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू का 25-30 पैसे से ज़्यादा किराया नहीं मिलता है। तो ये विदेशों में चलन हो गया है। अब धीरे धीरे हिंदुस्तान की भी कंपनियां उसको लेके आई हैं रीट को, अब धीरे धीरे वो चलन आएगा और आगे उसको बढ़ेगा। अच्छा, गोल किस तरह से निर्धारित करें और अपने गोल के अनुसार किस तरह का म्यूचुअल फंड चयन कर सकते हैं और कैसे उसका होराइजन सेट करें? गोल देखिए 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल ये है, मेरे को 2 साल के बाद कार लेनी है, मकान का रेनोवेशन करवाना है, 4 साल बाद मकान लेना है, हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल हो। तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए आप हाई रिस्क प्रोडक्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि 3 साल बाद 2 साल बाद मार्केट क्या होगा मैं नहीं बोल सकता। 10 साल बाद बोल सकता हूँ, यहाँ से 10 साल बाद मार्केट एक अच्छे रिटर्न पे होगा, क्योंकि एक साइकिल चलता है। तो शॉर्ट टर्म में आप जो भी गोल बनाएंगे उसके ऊपर बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो उस पैसे को आप ऐसे जगह पे डालिए जहाँ पे आपको 8-9-10% का भी रिटर्न अगर बन रहा है, वही जो गाने आते प्योर लार्ज के फंड में डाल दीजिए, ब्लू चिप फंड में डाल दीजिए, वहाँ पे आपको 9-10% के रिटर्न आराम से बन जाते हैं, तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो उसमें आपके बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, आपका बड़े घर का सपना हो सकता है, छोटे घर में आप रह रहे हैं, आपका बच्चों की शादी की बात हो सकती है, आपका फॉरेन ट्रिप हो सकता है, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म गोल में होती है। तो लॉन्ग टर्म गोल में आप अच्छे से रिस्क लेके, रिस्क मतलब कहने का मतलब आप रिस्क वाले प्रोडक्ट में पैसा डालेंगे तो सीधी बात है ज़्यादा पैसा बनेगा। और एक एज सेक्टर के एज के बाद, मतलब आप जिस बड़ी एज में अगर आ रहे हो, 45 के बाद उसमें से कुछ पैसा शिफ्ट कर दिया, फिर 50-55 के बाद उसमें से और पैसा को शिफ्ट कर दिया सेफ फंड में, बैलेंस कैटेगरी, जो बार बार वही बात आ रही है। तो आप अपने पैसे को आप सेफ भी करते जाओ। जैसे बोलते हैं आप अपना प्रॉफिट बुक करते हैं किसी भी चीज़ में, तो प्रॉफिट बुक करने का तरीका ये नहीं कि आपने पैसा निकाल के अपने बैंक अकाउंट में रख दिया। जनरली जो हमारे हिंदुस्तान की टेंडेंसी, जनरल लोग जो ये काम करते हैं, पैसे को आराम करवाते हैं बैंक में 2-2.5% के ब्याज पे और खुद उम्र भर काम करते रहते हैं जी। पर अपने को करना उल्टा है, पैसे को आप काम पे लगाइए, खुद आप उतना काम कीजिए जितनी जरूरत हो। बिल्कुल सही है। कई लोग इस समस्या से भी जूझते हैं कि किस तरह का वो निवेश करें, लमसम करें या SIP के ज़रिए करें, या बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो उस समय सिलेक्शन कैसे किया जाए? देखिए SIP जो है वो आपका डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप किसी सेना के आदमी को देखते हो, आर्मी के आदमी को देखते हो, तो वो एक डिसिप्लिन क्यों रहता है, जो उनकी ट्रेनिंग रहती है इतनी सख्त रहती है, वो ट्रेनिंग उनको जो दी जाती है, उस ट्रेनिंग लाइफ में वो डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। तो SIP जो है, मंथली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है। एक फिक्स तारीख पे आपके फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होना है। तो वो डिसिप्लिन के साथ आप कोई भी काम करोगे ज़िंदगी में तो तरक्की मिलनी ही मिलनी है, सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो वो तो अपनी जगह हो गई। तो आप अपनी सैलरी है या जो भी मंथली इनकम है उसका एटलीस्ट 20 से 30% अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो SIP के रूट से करो। बाकी आ गई बात लमसम की, तो लमसम अगर आपके पास पैसा है और अगर बैंक में पड़ा है तो आप उसको 2 रूट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट, अगर मार्केट ठीक ठाक है, आपको लग रहा है अभी इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम है, तो पूरा पैसा इकट्ठा ही डाल दीजिए आप मार्केट के अंदर। और अगर लग रहा है आपको मार्केट महंगा है और यहाँ से थोड़ा करेक्शन मिलेगा मेरे को तो लगाऊंगा, तो उसका तरीका ये है, आप पैसे को अपने लिक्विड फंड में पार्क कीजिए। लिक्विड फंड काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट टाइप के फंड होते हैं जहाँ पे आपको 4-5% का रिटर्न मिलता रहता है ईयरली। वो आप वहाँ पे डाल दीजिए पैसा और वहाँ से STP कीजिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। वो आप डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली रूट पे कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली STP के रूट से आपके उस लिक्विड फंड से एक इक्विटी फंड, लिक्विड फंड में दोहरा लाभ भी मिल रहा है आपको। लिक्विड फंड में जो पैसा आपका फंड है वहाँ ब्याज मिल रहा है, और जो STP जा रही है फिर वो म्यूचुअल फंड में वहाँ पे आपको मार्केट का एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब एवरेज हो रहा है। तो दोनों बेनिफिट आपको मिलेंगे। आपको लिक्विड फंड का इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ, यहाँ पे वो तो वहाँ पे लॉस है ही नहीं। और लिक्विड फंड की सबसे अच्छी खूबसूरती है,
आप शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा, आप अगर आपके पास पड़ा है 2 लाख रुपए पड़े हैं और आपको 3 महीने बाद किसी को देना है, आपको पता है मेरे को देना ही है, पर वो बैंक में पड़ा रहेगा तो आपको 2% इंटरेस्ट ही मिल रहा है सेविंग अकाउंट का। पर अगर आप उसको लिक्विड फंड में पार्क कर देंगे तो हो सकता है, कई बार क्या है, जैसे अभी गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने कंटिन्यूसली बढ़ाए, तो लिक्विड फंड में भी अभी बहुत अच्छे रिटर्न आने लगे हैं। फ्लोटिंग रेट फंड होते हैं जो, उनमें क्या है, मार्केट जो भी आरबीआई रेट डिसाइड करता है उसके हिसाब से रेट चेंज होते रहते हैं। तो 3 महीने के लिए भी आप चाहो तो लिक्विड फंड में पैसा डाल सकते हैं और उस पैसे को आप जब भी निकालना चाहो 1 दिन में आपके पैसा वापस अकाउंट में आ जाता है। अच्छा, क्या कई कंपनी इसमें एटीएम की सुविधाएं भी देती हैं? हाँ, कुछ कंपनियां ऐसा पैसे निकाल सकते हैं? कुछ कंपनियां देती हैं। आजकल उसको एटीएम की जगह पे उन्होंने इंस्टेंट विड्रॉल का ऑप्शन दे दिया है। जी। आप 50,000 रुपए तक, अगर आपका बड़ा अमाउंट है तो 50,000 रुपए तक, और आपका यहाँ फिर छोटा अमाउंट है या जो भी अमाउंट है उसका 25% आप इंस्टेंटली विड्रॉल कर सकते हो। आपका इंस्टेंटली यूपीआई के थ्रू आपके अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, कई बार क्या है, जैसे हमारा पैसा कहीं जमा है फंड, तो उस पैसे कई ब्याज पे ले लेते हैं पैसा, तो क्या उस पैसे लोन वगैरह का कुछ प्रावधान होता है क्या? म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के ऊपर आप डायरेक्ट लोन ले सकते हैं। वो बहुत सारे जो आजकल के बैंक हैं, सरकारी प्लस प्राइवेट बैंक, लोन की सुविधा देते हैं। उसके अलावा जो एनबीएफसी हैं, जैसे एनबीएफसी कंपनियां जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनियां रहती हैं जो वो भी आजकल लोन प्रोवाइड करवा रही हैं म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में। उसमें क्या सिंपल सिस्टम है, आपके म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं लीन कर दिए जाते हैं। लीन मतलब गिरवी होता है आपका, वो गिरवी हो जाते हैं। उसकी जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू का 60 से 70% डिपेंड करता है फंड के ऊपर, कितनी रिस्क वाला फंड है, वो आपको लोन मिल जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें किस तरह का रहता है? वो अलग अलग बैंकों में अलग अलग है, जैसे वो 9% से लेकर 12% तक बीच में होता है। वो भी आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस पर ही रखते होंगे? नहीं, वो लोन है और वो है आरबीआई इंस्ट्रक्शन के साथ ही चलता है, पर हर अलग अलग बैंक और अलग अलग मतलब कंपनीज के ऊपर वेरी करता है अलग अलग। और सबसे बड़ी है इन्वेस्टर प्रोफाइल। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है, 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो, उसको 1 करोड़ रुपए लोन चाहिए, तो हुआ तो 1 करोड़ 20% सिर्फ, और उसका प्रोफाइल बहुत बड़ा है, तो हो सकता है उसको 8.5% पे भी बार्गेनिंग करके दे दे बैंक, क्योंकि उसके लिए बड़ा लोन हो रहा है। पर एक आम आदमी, छोटा निवेशक है, उसके लिए बार्गेनिंग नहीं होती कई बार, तो वहां पे वो फर्क आ जाता है। अच्छा, प्रोफाइल तो म्यूचुअल फंड मार्केट का भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि आज से 5 साल पहले या 4 साल 2 साल पहले की भी बात करें, और तो इसका कारण क्या है कि म्यूचुअल फंड में निवेशक इतनी तेजी से क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, कोविड काल जो रहा 2 साल का, उसने लोगों को पैसे की वैल्यू मेरे हिसाब से तो सिखा दी। बिल्कुल। क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा जो हम फालतू खर्चा करते थे वो खर्चा घर पे बैठे थे तो नहीं हुआ, और जो करते थे वो किसी काम का नहीं था। लोग क्रेडिट कार्ड्स का स्वैपिंग बहुत ज़्यादा करते थे, ऑनलाइन परचेसिंग बहुत ज़्यादा करते थे, तो वो चीज़ें धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी। 2 जोड़ी कपड़े में भी हम 2 महीने अगर घर में बैठे रहे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये चीज़ें कोविड काल ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा दिया। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ क्या रही, लोग घर पर बैठे रहे, टीवी देखते रहे, मार्केट को देखते रहे। मार्केट ने भी बहुत नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सब चीज़ें दिखा दी वापस मार्केट ने भी, तो लोगों को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू समझ में आने लगी कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो इन 2 सालों में करीब 8 लाख नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। अच्छा। उसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी करीब 3 गुना, 2 साल का अगर डाटा देखें, 3 गुना नया इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आया है। अच्छा। आज की तारीख में अगर एसआईपी बुक की बात करें, एसआईपी बुक इतना बड़ा हो चुका है, तो हमारी जो एफआईआई की डिपेंडेंसी वो खत्म हो गई है। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से 3 साल से जो एफआईआई की डिपेंडेंसी थी हमारे ऊपर, खत्म हो गई। एफआईआई अगर माल बेचता है, हिंदुस्तान उतना खरीद लेता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर उतना खरीद, इंडेक्स भी हमारा तेजी से बिल्कुल बढ़ रहा है। और जो भविष्य की संभावना को देखें, हमारा, मैंने पहले ही बोला, हमारा भारत जो है अपार संभावना का देश है, तो उस संभावना को देखें और गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है, तो भविष्य हिंदुस्तान का बहुत ही उज्ज्वल है। बाहर की, विदेश की कंपनियां यहाँ पे आके बिजनेस भी करना चाह रही हैं, यहाँ पे आके सेटल भी होना चाह रहे हैं। आप जीएसटी कलेक्शन की बात देख लो, 2017 में जब जीएसटी आया था तो काफ़ी लोग उससे नाराज भी थे, चिल्ला भी रहे थे, जीएसटी आ गया, ऐसा होगा वैसा होगा। पर आप आज देखो, आप 1.5 लाख करोड़ का नई व्यवस्था को स्वीकार करने में समय लगता है। जी, अप्रॉक्स 1.5 लाख करोड़ रुपए का हर महीने का जीएसटी कलेक्शन हो गया है। तो उससे कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान की जो संरचना है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और आपने अभी जो भी ट्रेवल किया होगा, जो भी लोग करते होंगे, आप जब जहाँ कहीं जाते हो, बाय रोड जाते हो, बाय रेल जाते हो, एयरपोर्ट जाते हो, तो आपको जो अलग चीजें दिखती हैं वो उसी के कारण हुई है। देश का विकास दिख रहा है, बिल्कुल, और निवेश का विकास भी सामने सबको नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा ये इस तरह से। अच्छा, कुछ हमारे जो सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं, और चूंकि दिवाली का पर्व है, लगभग शुरू होने वाला ही है, और इस समय उनके लिए कुछ पैसा
मिलता है जी। जैसे दिवाली बोनस मिलता है, बिल्कुल या व्यापारी तो अपने आप दिवाली के बाद मार्केट से जो उठाएंगे अपना प्रॉफिट, वो एक अलग बात है। तो इनको जो दिवाली बोनस और इस तरह की जो अतिरिक्त आय होती है उसका सदुपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है खिमरिया जी आपने। ये चीज़ में हमें हमेशा मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता भी हूँ, भाई आपको जो भी एरियर मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, ये आपका बोनस है, तो उसको बोनस की तरह यूज़ करो। आपका घर तो अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो भी चल रहा है, और उसमें ने अगर आपको 80,000 मिलेंगे तो भी घर चलेगा। पर वो जो 30,000 मिले, आप उस 30,000 का सदुपयोग करो और लंबे समय के लिए उसको निवेश करो। और उसको अगर आपने 2, 4, 5 साल के लिए भी कहीं अच्छी जगह पे निवेश कर दिया तो उसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि अगर एवरेज रिटर्न की बात करें तो 15% का अगर एवरेज किसी भी प्रोडक्ट के अंदर रिटर्न आता है तो 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। बिल्कुल सही है ना। तो वो चीज़ हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं, आपका बोनस मनी है, एरियर मनी है, उसको आप धीरे धीरे करके कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे कीजिए जो आपके काम की चीज़ हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप पूरा पैसा शेयर मार्केट में डालिए या म्यूचुअल फंड में डालिए। हो सकता है आपके घर में बेटी हो, बहू हो, या आपको गोल्ड की जरूरत हो, भविष्य में लग रहा हो, आप गोल्ड कॉइन लेके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप गोल्ड फंड लेके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली में गोल्ड के बारे में क्या आप सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि धनतेरस नजदीक है और सबसे अच्छी बात है, गोल्ड अभी पिछले एक हफ्ते से डाउन ट्रेंड में है। आज का भाव लगभग 50,500 के आसपास का भाव है, तो बहुत अच्छी बात है। और 2 साल बाद लोग बाहर निकले हैं, 2 साल कोविड काल में अपना खरीदारियां और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत कम हुई, तो लोग सोना लेंगे। अगर जिसको सोना लेना है, देखिए लक्ष्मी जी का रूप है सोना, बोला जाता है। बिल्कुल। तो आप अगर सोना लेना चाहते हैं तो गोल्ड का भाव नीचे है, और भविष्य के लिए गोल्ड ऊपर ट्रेंड में है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी डॉलर प्राइस ऊपर अभी बढ़ा हुआ है, तो गोल्ड का रेट नीचे है थोड़ा सा। और दूसरा सबसे अच्छा है, अभी विदेशों में डिमांड बहुत घट गई है गोल्ड की, तो विदेशों में जो डिमांड घटी है उस वजह से सप्लाई जो है ना इस तरफ हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान क्या है ऑर्नामेंट्स, और जब सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में ही यूज़ किया जाता है गोल्ड इस चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। गोल्ड प्राइस डाउन ट्रेंड में, तो आप चाहे तो ETF के थ्रू, चाहे तो फंड के थ्रू, चाहे तो फिजिकली आप ले सकते हैं। त्योहार मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और भविष्य के लिए गोल्ड अच्छी चीज़ है। अगर अच्छा, आप थोड़ा गोल्ड बहुत की इन्वेस्टमेंट करना कीमतों चाहें को आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, आगे आने वाले समय में गोल्ड की कीमतें स्थिर रहने वाली हैं, नीचे जाएंगी या फिर बढ़ेंगी? यहाँ से थोड़ा बहुत हो सकता है नीचे जाए, 500,000 रुपए और हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाए। इस दिवाली से अगली दिवाली पर गोल्ड की आपके किस पैमाने पर कमोडिटी विशेषज्ञ हैं उनकी राय में, जो हमारे पास व्यू मिलते रहते हैं, उनकी राय यही है, अगली दिवाली तक हो सकता है यहाँ से 5, 7, 8 हज़ार रुपए गोल्ड का रेट बढ़ जाए। तो क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई का ही काम है। अभी थोड़ा सा क्या है, यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो बॉन्ड वैल्यू है उसका रेट भी डाउन हुआ है, तो गोल्ड की डिमांड भी कम हुई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करती हैं। जैसे ही वहाँ पे थोड़ी स्थिति सुधर जाएगी तो वापस गोल्ड की डिमांड भी बढ़ अच्छा, हमारे कई दर्शक हैं ग्रामीण क्षेत्र से हैं जो कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं, और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है कृषि को, तो उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि अभी जैसे सोयाबीन की फसल आई है, अब अगली फसल की तैयारी करना है, तो उनके पास जो लमसम पैसा आता है, या मान लीजिए फसल भी वो अगर कमोडिटी के मार्केट में जाते हैं, तो किस तरह से किसान भाई कमोडिटी मार्केट को समझे? देखिए उसके समझने के लिए सीधी चीज़, सही चीज़ें आजकल वो सब रेट ऑनलाइन अवेलेबल हैं। उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी गवर्नमेंट ने शायद डिसाइड किया हुआ है, आप टोल फ्री नंबर से भी काफ़ी सारी वो जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा अभी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने MSP का भाव बढ़ाया है। अभी गवर्नमेंट ने इधर गन्ने का MSP भाव बढ़ाया है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी गेहूं के MSP समर्थन मूल्य निरंतर बढ़ाया है, तो वो भी उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी बात रही उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जैसे उनकी फसल बिकती है और अगली फसल के लिए तैयारी करते हैं, तो तब तक वो चाहे तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या शॉर्ट टर्म फंड में हो या लिक्विड फंड में, इस टाइप के फंड में पैसा रख सकते हैं। या फिर अगर इनके पास जो पैसा आता है किसान भाइयों के पास, वो 6 महीने की भी SIP कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही मैंने बोला, आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना है तो उसमें रिस्क नहीं लेंगे, तो आप SIP लिक्विड फंड के अंदर भी कर सकते हो, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के अंदर भी कर सकते हो। जी। ऐसे बहुत सारे मेरे ही क्लाइंट हैं, इसलिए मैं अपनी बात करता हूँ। जैसे मेरे को पता है हर 3 महीने में मेरे को हमारे दोनों बच्चों की फीस भरनी है, तो उस फीस भरने के लिए एक अमाउंट चाहिए, तो मैं चाहूँ तो उस अमाउंट को हर महीने 20-20 हज़ार करके निकालता जाऊँ, तो 3 महीने बाद 60,000 रुपये निकाल के मैंने फीस भर दी। तो ये मैंने व्यवस्था बनाई पैसे की। तो ऐसे ही व्यवस्था कोई भी आम आदमी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो सैलरीड आदमी हो, वो अपनी व्यवस्था ऐसे बना सकता है। बिल्कुल सही। अब ये जो निवेश की मानसिकता है,
हम घर में भी कई बातें शेयर करते हैं, तो बच्चों में ये संस्कार किस तरह से डाले जाएं कि वो मितव्ययता और निवेश की तरफ अपनी सोच को स्थिर करें? सबसे पहले तो अपने माँ बाप बोले दूसरा गुरु होता है, पहला गुरु होता है टीचर जो स्कूल में होता है, और दूसरा गुरु होते हैं माँ बाप। माँ बाप का सबसे बड़ा फर्ज बनता है, आप बच्चों को जो भी चीज़ें दिला रहे हैं, लेके दे रहे हैं, उनको महत्व समझाइए। भाई ये इतने की आती है, ये प्राइस इसका है, और 2-3 चीज़ें तो ज़रूर सिखाइए। आप कोई भी बाज़ार से चीज़ ले रहे हैं तो MRP उसका देखिए, उसका एक्सपायरी डेट देखिए। अगर खाने की चीज़ें या यूज़ करने की ऐसी चीज़ें, उसका एक्सपायरी डेट देखिए। बिल्कुल, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं छोटी-छोटी कि चीज़ें उनके हैं। अंदर आर्थिक जागरूकता जरूरी है, तभी दिवाली खुशहाली वाली होगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरीश भाई, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है लगभग। आप स्टूडियो में पधारे, जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।